हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कॉलम चैप्टर और प्रीवियस लेक्चर में हमने कौन सा रेक्टेंगुलर कॉलम का डिजाइनिंग देखा था और एक क्वेश्चन देखा। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सियली लोडेड कॉलम ऑफ हेलिकल या सर्कुलर कॉलम की डिजाइनिंग। ठीक, चलो मैंने ये हेडिंग का डला दिया था। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसका देखते हैं डिजाइनिंग का स्टेप क्या क्या रहेगा। ठीक, और एक क्वेश्चन मैं नोट करके लाया हूँ, ये भी हम आज ही करेंगे। ठीक, चलो पहले देखते हैं क्या क्या स्टेप फॉलो होगा इसमें। ठीक, चलो देखो, इस डिजाइनिंग ऑफ एक्सियली लोडेड हेलिकल कॉलम या सर्कुलर कॉलम या हम पीछे भी जो किए उसमें हमारा अगर एम देखा जाए तो क्या रहा, हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट और जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उन्हीं को ज्ञात करते हैं। ठीक, चलो तो यहाँ एम लिख देते हैं कि हमारा एम क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एंड जो आपका ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट रहेगा वो फाइंड करना हमारा एम रहेगा इसमें। ठीक, चलो अब डालिए स्टेप। इसमें क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, जैसे हमने रेक्टेंगुलर में किया वही सारे स्टेप फॉलो होंगे, बस इसमें लास्ट में जो आप ट्रांसवर्स या हेलिकल जो रेनफोर्समेंट कहते हैं वही बस थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक, अभी देखो क्या आएगा, बाकी स्टेप बस सेम है। देखो स्टेप नंबर हम फर्स्ट क्या देखते थे, चेक करते थे कि हमारा कॉलम शॉर्ट कॉलम है कि नहीं, तो वही करना है आपको, चेक फॉर शॉर्ट कॉलम। अब कैसे चेक करते थे, हमारा स्लेंडरनेस रेशियो का जो फॉर्मूला था लेमडा इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन LLD। ठीक, यही आपको लिख देना और ये किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन 12, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक शॉर्ट कॉलम। यहाँ लिखने सो इट इज ए शॉर्ट कॉलम। अब ऐसा हम क्यों करते हैं शॉर्ट कॉलम में चेक करें, हम हमेशा जब एक्सियली लोडेड के लिए डिजाइन करेंगे तो शॉर्ट कॉलम देखते हैं। ठीक, चलो ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। और यहाँ पर अगर देखेंगे जो आपका अगर यहाँ पर हेलिकल टाइप प्रोवाइड किया गया उस केस में LLD क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे अगर आपका क्या रहेगा, हेलिकल कॉलम रहेगा। हेलिकल कॉलम मैंने बताया था पीछे, हेलिकल कॉलम क्या होता है, जो जब आपका रेनफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड किया जाता है इस तरह। एक मैं कॉपी लाऊं, देखो मान लो आपका इस तरह अगर रहे ऐसे ऐसे बार्स में, तब आपको उसको क्या करना है, हेलिकल कहलाता है। ठीक, ऐसे जैसे इसका, तो अगर हेलिकल कॉलम है या सर्कुलर कॉलम है तो उस केस में आपका LLD आपका एक ही रहेगा, लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या हो जाएगा, आपका डाया ऑफ जो आपका कॉलम रहता है वही। ठीक, LLD, यहाँ LLD की वैल्यू हमेशा डाया ऑफ कॉलम ही रहेगी। और यहाँ पर जब भी आपका शॉर्ट कॉलम हो जाता है कोई किसी प्रकार की बेंडिंग भी नहीं आती। ये हमारा एक्सियली लोडेड पॉइंट होना, हाँ, मतलब मेंशन था कि एक्सियली लोडेड कॉलम में कोई किसी प्रकार का बेंडिंग नहीं आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे देयर शुड नॉट बी एनी बेंडिंग। केवल क्या होना चाहिए, ओनली एक्सियली लोडेड होना चाहिए, ओनली एक्सियली लोडेड। ठीक, ये आपका स्टेप फर्स्ट होता था जो कि हमने पीछे भी यही सेम किया था। बस वहाँ हेलिकल कॉलम में क्या हो गया था, लीस्ट लेटरल डायमेंशन में आपको सबसे शॉर्ट वाला देखना था, यहाँ लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या देखना, डाया ऑफ कॉलम को। ठीक, चलो अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है वो देख लो। स्टेप नंबर सेकेंड, अब स्टेप नंबर सेकंड क्या देखते थे, रेक्टेंगुलर वाले में क्या देखे थे हम, इसेंट्रिसिटी मतलब मिनिमम इसेंट्रिसिटी देखे थे, तो यहाँ भी वही आपको देखना है। ठीक, क्या मिनिमम इसेंट्रिसिटी, अब इसको कैसे चेक करते थे, ई मिनिमम इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ई मिनिमम बराबर एल अनसपोर्टेड डिवाइडेड बाई 500 प्लस में LLD बाई 30 और यहाँ 20 mm। फार्मूला कोई नहीं बदलेगा। ठीक, इसमें में से जो वैल्यू आपकी क्या आती थी, मैक्सिमम, वही हमारा क्या हो जाता था, ई मिनिमम की वैल्यू। ठीक, यहाँ पर LLD के स्थान पे अब क्या रखना है आपको, डाया ऑफ कॉलम ही। ठीक, जब आपका हेलिकल या सर्कुलर कॉलम रहेगा,
और उसके बाद हम चेक करते थे कि ई मिनिमम की वैल्यू हमारी कितना 0.005% ऑफ LLD से कम होनी चाहिए। ठीक, नाउ चेक क्या करेंगे, ई मिनिमम की वैल्यू आपकी लेस देन इक्वल टू किससे आना चाहिए, 0.05 ऑफ LLD। ठीक, ये हम चेक करते थे। ठीक, चलो LLD में आपको क्या रखना है, डाया ऑफ कॉलम, सॉरी जो आपका डाया ऑफ हेलिकल रहेगा या आप जो भी कॉलम का प्रोवाइड करेंगे वो। ठीक, अभी क्वेश्चन में देखेंगे और अच्छे से। अब ये हमारा स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया। अब देखेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 आपका क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। अब यहाँ देखिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में हम क्या करते थे, वो फॉर्मूला यूज करते थे। कौन सा, पीयू बराबर कितना था, 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY इंटू AS, ये फॉर्मूला यूज करते थे। लेकिन ये हमारा था रेक्टेंगुलर कॉलम में, या आपका जब भी सर्कुलर कॉलम या उस तरह यूज करते थे तब के लिए था, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के लिए। लेकिन जब आप क्या करते हैं, आप ये हेलिक्स कॉलम या इस तरह का प्रोवाइड करते हैं बार, तब आपका देखते हैं इसका पीयू का लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। क्यों, आप देखिए जब ये वाला आप बंडल प्रोवाइड किए हैं, अब इसमें से पेज जब आप खींचेंगे, मान लीजिए मैं इसमें से खींच रहा हूं, तो इसकी स्ट्रेंथ कंपेयर टू वो जो आप रेक्टेंगुलर या अदर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ में ज्यादा आती है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक, आप ये खुद भी महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, इस पीयू की स्ट्रेंथ को हम 5% बढ़ा देते हैं। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग, समझ में आया ना सबको, कि हम इसकी लोड जो पूरा रेनफोर्समेंट है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो यहां लिखेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर हेलिकल कॉलम Q is increased by 5%। ठीक, तो 5% हम बढ़ा देंगे। अब बढ़ाने के लिए क्या कर दो, PU इक्वल टू बस 5% को 1.05 लिख सकते हैं, इंटू कर दो बस 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY इंटू AS। ठीक, बस यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बढ़ गई वैल्यू। अब आपको क्या करना है, बस ये वाली वैल्यू यूज करनी है स्ट्रेंथ के लिए, पीयू के लिए। ठीक, चलो बढ़िया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना होता है मेन एरिया ऑफ स्टील। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते थे पीछे भी, जैसे एरिया ऑफ स्टील, तो यहाँ भी आप एरिया ऑफ स्टील ही निकालेंगे। जैसे हमें फॉर्मूला पता था, AG बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील। तो यहाँ आप क्या करेंगे, AC के स्थान पे क्या रख देंगे, AG माइनस AS। ठीक, तो यहां से कुछ हमारा फॉर्मूला आ जाता था, PU बराबर 1.05 ब्रैकेट में 0.4 FC के, अब AC के स्थान पे आपको ये रख देना है, AG माइनस AS प्लस में 0.67 FY इंटू AS। ठीक, अब आपको ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। ठीक, चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ मतलब AG मतलब ग्रॉस एरिया जो निकालते हैं, ये कैसे निकलेगा, AG मतलब ग्रॉस एरिया कैसे निकालोगे, π/4 इंटू DG का स्क्वायर। अब DG क्या है, ग्रॉस डाया, जो मतलब पूरा डाया रहता है। ठीक, वहां आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो आपका एक्चुअल डाया रहता है वही DG होता है, ये समझिए। वहां डाया बोल देगा, वही हमारा ग्रॉस डाया होता है। ऐसा नहीं कि ग्रॉस डाया कोई अलग टर्म आएगा। ठीक, यहाँ से हम PU निकाल लेंगे, और PU से मतलब PU वैल्यू आपको ऑलरेडी दी रहती है, बस यहाँ पर सारी वैल्यू निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्टील यहाँ से निकल जाता है। ठीक, उसके बाद आगे आपका क्या काम होता है, आगे हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ स्टील हमें मालूम चल जाता है। ठीक, यहाँ से एरिया ऑफ स्टील हमें मालूम चल गया। उसके बाद क्या करेंगे, आप एज्यूम करेंगे, एज्यूम डाया ऑफ बार। हम डाया ऑफ बार को एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी एज्यूम कर लेंगे। ठीक, फिर वहां से क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ बार्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, N इक्वल टू निकालते हैं एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई π/4 इंटू जो डाया आपने एज्यूम किया 5 का स्क्वायर। यहां से हमें नंबर ऑफ बार मालूम चल जाता है। ठीक, यहां तक तो स्टेप आपका इजी था, जैसे हम पीछे करते हैं वही सेम फॉलो हुआ। अब जब हम पढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 पे,
तब यहाँ थोड़ा सा अंतर है, स्टेप नंबर 4। अब यहाँ से और ध्यान दीजिए, ये सब तो आपने पीछे भी देखा। अब स्टेप नंबर 4 हमारा क्या होता है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट फाइंड करने, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट निकालने का ये होता है। अब इसमें देखिए एक ट्विस्ट है, सॉरी इससे पहले स्टेप नंबर 4 एक और लिख दिए, ये छूट रहा था, ये तो 5वां स्टेप लिखिएगा। चौथा स्टेप होता है हम चेक करते हैं जो हमने प्रोवाइड किया, जैसे एरिया चेक करेंगे, चेक जो हमने एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसके लिए चेक करते हैं, चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, ये भी यहीं खत्म कर दो। ठीक, अब इसे कैसे चेक करते हैं, पीछे जैसे किया वैसे सेम। ठीक, एएस मिनिमम की वैल्यू कम या मतलब कम नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए एएस प्रोवाइडेड से, और लेस होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एएस मैक्सिमम से। ठीक, ये हमने पीछे भी किया था, जो फॉर्मूला लगाया था वही सेम। ठीक, तो ये सब लोग जानते हैं, पीछे भी क्वेश्चन में किया था ना, वही सब फॉर्मूला यूज होगा। अब बढ़ते हैं सीधे अपने 5वें स्टेप पे, ये छूट रहा था एक, अब हम सीधे बढ़ेंगे 5वें। अब स्टेप नंबर डालिए, स्टेप नंबर 5। अब यहाँ आपका मेन है, अब यही थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें अभी जो नहीं समझ में आया क्या क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, कुछ कुछ इसमें डाउट आ जाता है, तो जब क्वेश्चन करेंगे वो आपको इजीली वहां समझ में आएगा। ठीक, चलो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, इसमें एक प्रकार बताते चले हेलिकल टाइज के लिए। ठीक, यही आपका थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सर्कुलर के लिए तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा, लेकिन हेलिकल टाई के लिए थोड़ा सबको कंफ्यूजन आता है। अब यहाँ देखिए, इसके ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए सर्कुलर या हेलिकल के लिए आईएस कोड ने एक फॉर्मूला दिया, आईएस कोड 456/2000। अब ये पेज नंबर आप देखेंगे वहीं मिल जाएगा आपको, पेज नंबर आपको कहाँ पर, 71 पे, यहाँ जाएंगे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला है, 0.36 FCK/FY ब्रैकेट में AG अपॉन AC माइनस का 1 इज लेस देन इक्वल टू VH अपॉन VC। ठीक, अब यहाँ क्या क्या है अभी सबको बताते चल रहे हैं, आधे टर्म तो आपको मालूम ही है। देखिए 0.36 FCK/FY ब्रैकेट में AG अपॉन AC माइनस 1 ब्रैकेट में इज लेस देन इक्वल टू VH अपॉन VC, ये आपके IS कोड ने फॉर्मूला दिया। ठीक, इस वैल्यू से हम पिच वैल्यू निकालते हैं। ठीक, अभी देखो क्या है पिच वैल्यू, अभी सब समझ में आएगा। ठीक, चलो अब एक टर्म क्या है वो लिखते चलो, वेयर। अब यहाँ ये सब तो मालूम है, FCK ग्रेड ऑफ कंक्रीट और FY ग्रेड ऑफ स्टील, ये सब होता है तो मालूम है। सीधे लिखो AG क्या है और AC क्या है, AG और AC। अब AG पीछे भी मैंने बताया क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरिया। ठीक, AG को क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरिया। और इसे कैसे निकालोगे, π/4 इंटू DG का स्क्वायर करके। और AC क्या होता है, AC आपका होता है कोर एरिया। अब कोर एरिया क्या है, अभी मैं एक फिगर बना के तब समझाऊंगा। कोर एरिया, अब इसे कैसे निकालते हैं, π/4 इंटू DC का स्क्वायर। ठीक, ये आपका कोर एरिया हो गया। और यहाँ दो टर्म और है, VH और VC, VH और VC। VH क्या होता है, अब ये देखो एक कोर टर्म आया और एक H, मतलब यहाँ हेलिक्स का आएगा, तो इसे बोलते हैं VH को वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स। अब ये क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स। और एक टर्म आया VC, इसे बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ कोर। ठीक, तो चलो इन लोग को निकालना सीख लेते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं क्या होता है वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स इस सब का। तो पहले देखो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स कैसे निकालेंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है, देखो पहले मैं समझा ही दूं, यहाँ फिगर मैंने निकाला था, अभी मैं और अच्छे से फिगर बनाऊंगा। देखो ये जो आप ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इसे ही हेलिक्स बोला जाता है। अब ये वाला जो व्हाइट व्हाइट से दिख रहा है, ठीक, सबको समझ में आ रहा है ना, ये व्हाइट कलर का। अब इसका टोटल जो वॉल्यूम होता है इसी को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक का अगर एरिया मतलब जो π/4 इंटू डाया का स्क्वायर करके एरिया निकाल ले और टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे और कितने हेलिक्स है मतलब 1 2 3 ये निकाल के इंटू डिवाइड कर दे, तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स का एरिया आ जाएगा।
आ जाएगा ना, सबको समझ में आया। देखो एक का डाया का एरिया निकाल लें, जैसे इसको इंटू जितना लेंथ है और कितना नंबर ऑफ है, मतलब ये टोटल लेंथ इंटू नंबर ऑफ हेलिक्स कितने हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपका वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स आ जाता है। एक बार मैं फॉर्मूला लिखूं, देखो π/4 इंटू डाया ऑफ एच, डाया एच का स्क्वायर मतलब हेलिक्स का डाया का स्क्वायर, इंटू अब मैंने क्या बोला लेंथ। अब ये कैसे निकलेगा, देखो लेंथ के लिए क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई पिच। अब यहाँ ये क्योंकि अभी बता रहा हूं, इंटू में आपको करना π/d/h से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये हमारा इतना टर्म क्या हो जाता है, π/4 इंटू डाया एच का स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है एरिया। और यहाँ 1000 से जब पिच को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर ऑफ बार दिखाएगा, और इंटू करेंगे ये π/d/h मतलब एक सर्कमफियरेंस का, तो ये आपका टोटल जो टर्म आके दिखाता है ये हमारा हो जाता है लेंथ। ठीक, अब 1000 यहाँ 1000 को पिच से क्यों डिवाइड किया, अगर आप लोग ने पढ़ा हो, डिप्लोमा वालों ने जरूर पढ़ा होगा, ये यहां से यहां तक इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। तो हम जब भी डिजाइन करते हैं तो पर मीटर के लिए डिजाइन करते हैं, तो जब पर 1000 में से पर मतलब ये लेंथ को डिवाइड करोगे तो कितने हैं वो मालूम चल जाता है। ठीक, कितने नंबर ऑफ पिच हैं, मतलब पिच बोला हूँ, ये हेलिक्स बार हैं वो मालूम चल जाता है। ठीक, तो यहाँ से नंबर ऑफ बार आपको मिल जाता है। ठीक, समझ में आया ना। चलो ऐसे आप वॉल्यूम ऑफ कोर निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कोर कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ कोर इंटू पर मीटर लेंथ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक, तो यहां से आपको वॉल्यूम ऑफ कोर मिल जाएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलिए मैं एक फिगर बना दूं तब समझाऊं, तब और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो इस वाले फिगर से आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड, चलो इस वाले फिगर से मैं समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ये मैंने एक क्या किया, सर्कुलर कॉलम का ऊपर का टॉप व्यू बनाया। ठीक, ये आपका क्या बाहरी किनारा, और ये मैंने जो आपका टाइल्स प्रोवाइड किया वो है। ठीक, समझ में आ रहा है ना, ये मैंने टाइल्स प्रोवाइड किया है, इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। ये मत समझिएगा ये मतलब इसमें कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बस डिफरेंस दिखाने के लिए। ठीक, चलो ये मेरा अंदर का जो टाई हो गया वो प्रोवाइड कर दिए, और ये मान लो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट हो गया। अब एक एक टर्म समझाने के लिए कर रहा हूं। ठीक, अब पहला चीज आया था डीजी मतलब ग्रॉस डाया क्या होता है, तो देखो पूरा ये बाहर से बाहर तक का, ये बाहर से बाहर तक का डाया, यहां तक का डाया, ये आपका ग्रॉस डाया कहलाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया डीजी। ठीक, ऐसे आप ये दोनों से जो आप प्रोवाइड करते हैं कवर, ठीक, तो इन कवर को आप हटा दें तो ये जो बच जाता है अंदर से यहां तक का, यहां से यहां तक का, दोनों तरफ कवर को आप घटा दें तो ये आपका हो जाता है डीसी मतलब एरिया ऑफ कोर, डीसी मतलब डाया ऑफ कोर मिल जाएगा। ठीक, अब डीसी कैसे निकालेंगे, डाया ऑफ कोर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर आप डीजी आपको मिला है डीजी -2 टाइम्स ऑफ ये जो आप कवर प्रोवाइड करें, 2 टाइम्स ऑफ कवर। ठीक, ये आप कवर प्रोवाइड करते हैं ना, तो इसी को माइनस कर देंगे, आपको डीसी की वैल्यू मिल जाएगी। और ये आपका होता है डाया ऑफ हेलिक्स 5H, जो यहाँ हमने प्रोवाइड किया है 5H। ठीक, ये डाया ऑफ हेलिक्स हो गया। ठीक, चलो बढ़िया। आपको यहाँ एक डाया ऑफ एच भी पूछा है, देखो डाया ऑफ एच मतलब डाया ऑफ हेलिक्स कितना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से सेंटर तक ले जाएंगे, डी एच आ जाएगा, मतलब इस हेलिक्स के सेंटर से यहाँ तक के सेंटर तक, ये आपका हो जाएगा डी एच, डाया ऑफ हेलिक्स। ठीक, यहाँ से सब टर्म आप निकाल लेंगे। अब मैं बता दूं कैसे निकालोगे, तो यहाँ डी सी निकालना आ गया ना, और डी एच अगर आपको निकालना हुआ तो क्या करेंगे, टोटल में से अगर आप क्या करें डीजी में से 2 टाइम्स ऑफ कवर को माइनस कर दीजिए, मतलब इधर और इधर को 2 टाइम्स ऑफ कवर को घटा दिया, मतलब इतना तो यहां तक घटा दिया। अब क्या करते हो, इसके सेंटर पे है तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ इंटू माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ये डाया ऑफ जो रहेगा, डाया ऑफ हेलिक्स का आधा, ये घटा दे तो आपका क्या आ जाएगा डी एच, डाया ऑफ हेलिक्स। निकाल सकते हैं ना सब लोग, सिंपल है ये सब, तो कैलकुलेशन आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। तो यहां से आप क्या डाया ऑफ हेलिक्स निकाल लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे हम जरूरत पड़ेगी।
और यहाँ पर ये जो टर्म था ये सब समझ में आया ना, 1000 में से पी को डिवाइड करें तो ये कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या कितना नंबर ऑफ वो हमें हेलिक्स दिखा रहा है, ठीक। और ये पाई डी एच क्या दिखा रहा है, ये पैरामीटर ऑफ हेलिक्स। एक एक टर्म लिख दूँ लाओ, ठीक। तो यहाँ पर देखो 1000 डिवाइडेड बाई पी क्या दिखा रहा है, इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक। रिवोल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ देखो इस वाले में देखोगे ये सेम ऐसे ही प्रोवाइड किया जाता है हेलिक्स पर। तो ये एक बार कितना, मतलब एक बार घूमने में कितना हुआ, तो वही नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिखाता है, ठीक। इससे रिलेट करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये दिखाता है। उसके बाद पाई डी एच, अब ये टर्म बता रहा हूँ इसमें से जिसको डाउट आएगा, तो पाई डी एच आपको दिखाता है कि कितना उसका पैरामीटर ऑफ हेलिक्स है, पैरामीटर ऑफ हेलिक्स, ठीक। ये सारी टर्म हो गई जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अब इन सभी को जब आप फाइंड कर लेते हैं तो मैंने एक चीज लिखाया था लास्ट में कि आपका जो पिच की वैल्यू होती है, यहाँ देखो मैंने पी लिखाया ना, यहाँ से क्या करते हैं सब चीजें रख के ना वी एच की वैल्यू यहीं रखेंगे, फिर यहाँ से पिच की वैल्यू निकल आती है। तो पिच की वैल्यू जो होती है यहाँ पर हम रिलेट करते हैं कि पिच की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 5H कॉमा या तो आपका 25 mm, इन सबसे ज्यादा या बराबर होना चाहिए पिच की वैल्यू, और कम होना चाहिए किससे, DC/6 से, सही लिख रहा हूँ ना, हाँ DC/6 कॉमा 75 mm। ये मैंने उसमें जब मतलब IS कोडल प्रोविजन या कुछ बता रहा था तब मैंने लिखाया था, कहा कि वहां और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक। अभी जिन लोग को और भी डाउट आ रहा होगा कि ये क्या है कैसे करेंगे, तो अभी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, वहां और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो, तो ये हमारा हो गया कि यहाँ पर लास्ट में हम आकर पिच की वैल्यू चेक करते हैं। अगर यहाँ सही है तो हम लिख देंगे डिजाइनिंग हमारा करेक्ट है। उसके बाद स्टेप नंबर आप डाल लीजिए, स्टेप नंबर 6। अब स्टेप नंबर 6 क्या होता है, यही डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक। तो डिटेलिंग मैंने यहाँ कर ही दी है, सभी लोग यही फिगर बना देंगे दोबारा, या तो वही लास्ट में बना देंगे, ठीक। तो यहाँ से आप डिटेलिंग कर लेंगे। चलो, सबको समझ में आया ना डिजाइनिंग स्टेप। अब जिनको नहीं समझ में आया वो चलो क्वेश्चन में ध्यान देंगे, हम एक बार सेम टू सेम सब चीजें रिवीजन करेंगे इस क्वेश्चन की सहायता से, ठीक। चलो, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया गया है क्या नहीं दिया गया है, ठीक। एक सेकेंड, चलो तो देखते हैं क्या क्या पहले डाटा दिया है। देखो क्या लिखा है, डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम फॉर हेलिक्स रेनफोर्समेंट। अब यहाँ देखो हेलिकल मतलब रेनफोर्समेंट के लिए बोला है, मतलब किस तरह ऐसे ऐसे जो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। सब्जेक्टेड टू अ वर्किंग लोड ऑफ 150 मतलब 1500 किलो न्यूटन, मतलब पी की वैल्यू आपको दी है 1500 किलो न्यूटन। डाया ऑफ कॉलम इज 450 mm, मतलब आपको डाया ऑफ कॉलम मतलब ये देखा जाए तो पूरा ही डाया आपको दिया है, या इसे डाया लिखिए या आप इसे पूरा डीजी लिख दीजिए, ग्रॉस एरिया। तो ये कितना दिया है, 450 mm। उसके बाद लिखा है कॉलम इज हैविंग इफेक्टिव लेंथ ऑफ, अभी देखो यहाँ इफेक्टिव लेंथ निकालने की जरूरत नहीं, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ एल इफेक्टिव की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे दी गई है 3500 mm। अब यहाँ वो वाला चार्ट नहीं देखना जो मैंने पूरा बनवाया था सातों कंडीशन, यहाँ डायरेक्ट दिया है इफेक्टिव लेंथ कितना 3500 mm। यूज करना है कितना M25 ग्रेड, मतलब FCK की वैल्यू दी है M25 और FY की वैल्यू आपको दी है कितना 415, ठीक। यहाँ हमने FY अब देखो यहाँ P की वैल्यू दी है। अब इसे क्या निकाल लेते, फैक्टराइड कर दे, PU बराबर क्या करेंगे 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 150 इंटू 1.5, तो ये वैल्यू आपको आ जाती है 2250 किलो न्यूटन, ठीक। ये आपकी पीयू की वैल्यू आ जाएगी, आपको यहाँ फैक्टराइड करना पड़ता है, ठीक। चलो, और ये अगर आप निकालना चाहें, चलो आगे ही करेंगे, ठीक। यहां से ये सब चीजें हो गई। अब सीधे बढ़ते हैं अपने स्टेप्स पर। लिखो स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है, हमें चेक करना होता है कि कॉलम हमारा शॉर्ट कॉलम है या नहीं। स्टेप नंबर फर्स्ट, चेक फॉर, अब जिनको नहीं समझ में आया फिर से एक बार ध्यान देंगे, उनका रिवीजन हो जाएगा। चेक फॉर शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम कैसे चेक करते हैं, हम चेक करते हैं लेमडा इक्वल टू एल इफेक्टिव अपॉन एल एल डी इज लेस देन कितना 12 होना चाहिए। तो एल इफेक्टिव की वैल्यू कितना दी है
एल इफेक्टिव की वैल्यू आपको दी है 3500 mm, तो यहाँ रख दो 3500 mm डिवाइड बाई एल एल डी मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो यहाँ एल एल डी की वैल्यू कितना ही रहेगी, एल एल डी हमारा डाई ऑफ कॉलम ही होता है मतलब 450 mm ही। ठीक, तो यहाँ लिख दो 450 से डिवाइड कर दे। अब चेक कर लो तो 3500 डिवाइडेड बाई 450, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 7.77। ठीक, 7.77 इज लेस देन 12, तो ये 12 से छोटा है, मतलब ये आपका कौन सा शॉर्ट कॉलम है। हेंस इट इज ए शॉर्ट कॉलम। अब ये सब स्टेप तो हम पीछे भी करते आ रहे हैं, अब वही सारी कंडीशन पीछे लिख देंगे कि इसमें कोई भी प्रकार, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। हेंस देयर इज नो बेंडिंग मोमेंट, हेंस देयर इज नो बेंडिंग मोमेंट, हेंस इट इज, अब ये सब टर्म आप एग्जाम में लिखेंगे। ठीक, हेंस इट इज एक्सियली लोडेड हेलिकल टाई कॉलम। ठीक, ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ खत्म होता है। अब बढ़ेंगे स्टेप नंबर सेकंड पे। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या होता था, हमें चेक करना था मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए। क्या, मिनिमम इसेंट्रिसिटी। अब इसको कैसे चेक करते थे, इसके लिए हमारा फॉर्मूला था क्या, एल अनसपोर्टेड बाई 500 प्लस में एल एल डी बाई 30 या आपका 20 mm, इन दोनों से जो मैक्सिमम आए वैल्यू रख दो। एल अनसपोर्टेड की वैल्यू क्या, वही एल इफेक्टिव की, मतलब 3500 डिवाइडेड बाई 500 प्लस एल एल डी की वैल्यू कितना रहेगा, एल एल डी हमारा वही 450 mm डिवाइडेड बाई कितना 30 या आपको 20 mm, इन दोनों में से जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम आए तो कर लो सॉल्व। कितना आ रहा है, 3500 डिवाइडेड बाई 500 प्लस में 450 डिवाइडेड बाई 30, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 22 और ये 20, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, तो मतलब 22 mm, तो ई मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई 22। अब हम चेक करते हैं नाउ, हमें क्या हम चेक कैसे करते हैं, ई मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू 0.05 टाइम्स ऑफ एल एल डी। एल एल डी की वैल्यू कितना है 450 रख लो, तो ई मिनिमम हमारा कितना है 22 लेस देन, अब देखो 450 इंटू 0.05, तो यहाँ कितना है 22.5, मतलब ये यहाँ से ई मिनिमम की वैल्यू छोटी ही है। ठीक, तो यहाँ से हमारी कंडीशन मतलब सही होती है। हेंस वी कैन कंसीडर द इफेक्ट ऑफ मिनिमम इसेंट्रिसिटी, ठीक, चलो, तो ये स्टेप नंबर सेकंड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर थ्री। अब स्टेप 3 क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट देखने का। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, अब इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंस हो गया। अब डायरेक्ट वही फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, पीयू बराबर 1.05 टाइम्स ऑफ 0.4 एफ सी के इंटू ए सी प्लस में 0.67 एफ वाई इंटू ए एस। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब पीयू की वैल्यू मैंने निकाल ली है, कितनी निकाली है, देखो पीयू की वैल्यू हमने निकाल ली 2250 किलो न्यूटन, तो यहाँ 2250 किलो न्यूटन को न्यूटन में बदल लो 1000 डिवाइड बाई इक्वल टू 1.05 0.4 इंटू एफ सी के की वैल्यू कितनी है, देखो एफ सी के की वैल्यू आपकी है 25 इंटू, अब ए सी निकाल लो, एरिया ऑफ, ये क्या होता है कंक्रीट, इसको हम चेंज करते हैं कैसे, ए सी के स्थान पे लिख देते हैं ए जी माइनस ए एस बराबर ए सी। समझ में आना कैसे, ठीक, ये मैंने पीछे भी बताया था, तो यहाँ लिख दो डायरेक्ट ए जी माइनस का ए एस प्लस में 0.67 इंटू एफ वाई की वैल्यू कितना है, एफ वाई आपको 415,
इनटू अब एरिया ऑफ स्टील। अब यहाँ ग्रॉस एरिया हम निकाल सकते हैं। ग्रॉस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ग्रॉस एरिया अगर निकालना है एजी बराबर निकालना है तो π/4 इंटू डी का स्क्वायर मतलब ग्रॉस डाया मतलब यही 450 mm। तो π/4 इंटू डी कितना है 450 mm कर दो, तो π/4 इंटू 450 mm का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई 15, देखो काफ़ी बड़ी आई है 1590-43.1281। ठीक, अब डायरेक्ट यहीं आपका रख देंगे, एक बार और चेक कर लो, π/4 इंटू 450 mm का स्क्वायर। ठीक, इतना ही आ रहा है, चलो रख लो। तो 2250 इंटू 1000 इक्वल टू 1.05, 0.4 इंटू 25 ब्रेकेट में 1590-43.1281 माइनस AS प्लस में 0.67 इंटू 415 इंटू AS। ठीक, अब यहाँ इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यहाँ इससे मल्टीप्लाई करके फिर इधर, फिर यहाँ दोनों से घटा के। ठीक, अब डायरेक्ट आप एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। चलो मैं सॉल्व करके देखूँ कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक, तो आप लोग ये करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2060 mm स्क्वायर। सब लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील कितनी आई 2060 mm स्क्वायर, ये मैंने डायरेक्ट देख के बता दिया। चलो एरिया ऑफ स्टील कितनी आ गई 2060 mm स्क्वायर। चलो तो ये हमारा हो गया लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं डाया ऑफ रेनफोर्समेंट के, उसके बाद हम नंबर ऑफ बार निकाल लेते हैं। ठीक, तो कर लो एज्यूम डाया ऑफ रेनफोर्समेंट। तो यहाँ से हम डायरेक्ट एज्यूम कर लें, कितना कर लें, चलो इस बार कर ले रहे हैं 16 mm कर लें। ठीक, चलो तो नंबर ऑफ बार निकाल लें। अब नंबर ऑफ बार्स कैसे निकलते हैं, n इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई π/4 और जो आपने यहाँ डाया माना डाया का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्टील कितना 2060 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू डाया का स्क्वायर, डाया कितना 16 का स्क्वायर। चलो तो नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे, देखो 2060 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। तो ये नंबर ऑफ बार्स आ गए 10.24, मतलब आपके 11 बार्स अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं, या आप 12 बार्स भी लिख दें। ठीक, मतलब 10.24 है तो इसे अप्रॉक्सीमेट आप 12 बार लिख दीजिए। ठीक, चलो ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। अब आता है मेन आपका स्टेप नंबर कौन सा था 4। स्टेप नंबर आप 4 हम हमेशा भूल ही जा रहे हैं। स्टेप नंबर 4 हम चेक करेंगे। स्टेप नंबर 4 चेक फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम रेनफोर्समेंट। चलो चेक कर लेते हैं। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मिनिमम से AS मिनिमम से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए AS प्रोवाइडेड की वैल्यू, और कम होनी चाहिए या बराबर होना चाहिए AS मैक्सिमम से। ठीक, चलो तो AS मिनिमम कितना निकलता है, AS मिनिमम के लिए हमने IS कोडल प्रोविजन वाले क्लास में देखा था कितना 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लो। तो 0.8 इंटू डिवाइड बाई 100। अब यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए आप क्या करेंगे π/4 इंटू DG का स्क्वायर करेंगे। ठीक, 450 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो कितना आएगा, कर लो π/4 इंटू 450 का स्क्वायर इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 100। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 1272, मतलब 1272.34 mm स्क्वायर। ये मिनिमम आ गया। ऐसे आप मैक्सिमम देख लेते हैं AS मैक्स की वैल्यू। ठीक, और ये हम विदाउट लैपिंग वाला ही देखेंगे कितना रहता है विदाउट लैपिंग के लिए 6% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, 6% ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसके लिए भी सेम कर देंगे 6/100 इंटू π/4 और डाया कितना आपका रहता है 450 mm का स्क्वायर। कर लो मैक्सिमम कितना आया है, मैक्सिमम आ जाएगा 6 इंटू π/4 π/4 इंटू 450 का स्क्वायर इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 9542
9542.58 mm², ये मैक्सिमम है। अब देखिए दोनों के बीच में है ना एएस प्रोवाइडेड, जो हमने प्रोवाइड किया था, कितना है एएस प्रोवाइडेड की वैल्यू हमारी पीछे कितनी आई, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने 2062, मतलब दोनों के बीच में ही है। तो मतलब हैंस सॉरी हेयर लिख रहा हूँ, हैंस वी कैन सी हेयर, हमने क्या देखा कि एएस मिनिमम की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए एएस प्रोवाइडर से, तो वो कंडीशन है हमारी, और छोटी होनी चाहिए किससे, एएस मैक्सिमम से, ऐसी हमारी कंडीशन बनी। तो यहाँ लिख लेंगे हैंस इट इज करेक्ट, हैंस इट इज, यहाँ हेयर ही लिखेंगे, सॉरी हेयर वी कैन सी, तो हैंस इट इज करेक्ट। ठीक, चलो यहां तक तो हमने चेक कर लिया। अब आपका लास्ट आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या होता है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए। अब यहाँ जितने लोग को पीछे डाउट हुआ होगा यहाँ एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सब लोग देखते चलिएगा। ठीक, क्या क्या, पहले तो वो आईएस कोड वाला फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या हमारा फॉर्मूला था, आईएस कोड ने क्या दिया था, ब्रैकेट लगा लीजिए 0.36 FCK अपॉन FY, फिर ब्रैकेट में AG अपॉन AC माइनस का 1, फिर लेस देन इक्वल टू होने चाहिए हमारा VH अपॉन VC से, ये साइड में ही लिखे रहिए, अभी ये काम आएगा। ठीक, चलो अब एक एक टर्म हमें मालूम है, इसमें देखो क्या क्या मालूम है, क्या निकाल सकते हो। जैसे हमें FCK की वैल्यू मालूम है, FCK हमारा कितना है 25, FY कितना है आपका 415, सब चीजें हम निकालते चलें। AG कितना है, मतलब ग्रॉस एरिया हमने यहाँ भी निकाला था, देखो कितना आया था 1590 43.12 ठीक, सब चीजें निकाल ली है जो हमने। अब यहाँ AC मतलब एरिया ऑफ कोर, अब इसके लिए आपको वो फिगर एक बार बना दें, पीछे में वही पेज नहीं, चलो मैं एक बार बना दूं यहाँ सिंपल सा। देखो ये आपका टोटल ग्रॉस एरिया होता है, फिर यहाँ हम प्रोवाइड करते हैं हेलिक्स डाया, ये आपका कुछ डाया का होगा। ठीक, चलो तो अभी हमें मालूम है कि ये हमारा पूरा बाहर का क्या होता है, DG होता है, मतलब डाया ऑफ ग्रॉस एरिया, और ये अंदर से यहाँ तक का हमारा क्या होता है डाया ऑफ कोर DC, जो कि हम यहाँ यूज करेंगे कैसे, π/4 इंटू DC का स्क्वायर करते हैं तभी हमें एरिया ऑफ कोर मिलता है, तो हमें DC निकालना है। अब DC मैंने निकालना बताया था पीछे, कैसे, DC बराबर हम क्या करते थे DG माइनस क्या करते 2 टाइम्स ऑफ कवर, यही करते हैं ना, पीछे बताया था। चलो तो निकाल लो, तो DG की वैल्यू हमें मालूम है कितना है 450 mm। ठीक, तो यहाँ 450 mm माइनस 2 इंटू, अब देखो क्वेश्चन में हमें कवर नहीं दिया था, तो यहाँ कवर आप एज्यूम कर लेंगे, ठीक, कवर हम कितना एज्यूम कर लें, चलो 40 mm कवर एज्यूम कर लें, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ इतना माइनस कर देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी DC की, तो 450 माइनस 2 टाइम्स 450 माइनस 80 कर दो, तो ये आपका आ गया 370, यहाँ लिख लेंगे। अब एरिया डायरेक्ट निकाल दो, चलो लिख के निकाल, π/4 इंटू DC मतलब 370 का स्क्वायर, कितना आ गया, तो π/4 इंटू 370 का स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी आ गई 107521.0086 mm²। ठीक, चलो तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ कोर। अब आपका बचता है वॉल्यूम ऑफ मतलब हेलिक्स का और वॉल्यूम ऑफ कोर निकालना। ठीक, चलो एक एक करके इसको भी निकाल लें, तो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स और वॉल्यूम ऑफ कोर, तो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1000 डिवाइडेड बाय पिच इंटू में मैंने बताया था π/4 इंटू डाया ऑफ हेलिक्स का स्क्वायर इंटू πDH, यही था ना। अब यहाँ हमें डाया ऑफ हेलिक्स निकालना पड़ेगा, DH की वैल्यू, और ये फाई ऑफ H मतलब डाया ऑफ हेलिक्स, ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर हमें डाया ऑफ हेलिक्स नहीं दिया है, तो लिख लो यहाँ एज्यूम डाया ऑफ हेलिक्स। अब कितना एज्यूम कर लें, इसको मिनिमम ही लिया जाता है, मेन इसे 16 मान, इसे 8 mm मान लो। ठीक, 8 mm डाया ऑफ हेलिक्स मान लिया, मतलब फाई ऑफ H हमने कितना माना 8 mm।
अब डी एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ डी एच, अब जब ये डाया मिल गया, अब ये क्या होता था, डी एच की वैल्यू इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, यही हमारी थी, जिसे हमने कैसे निकाला था, हमने बोला था डी जी माइनस क्या कर लो, 2 टाइम्स ऑफ कोर डाया, मतलब कोर ये वाला, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ हेलिक्स का हाफ। यही फॉर्मूला लिखा था पीछे ना, बस सब वैल्यू मालूम है, रख लो, आपको डीएच की वैल्यू भी मालूम चल जाए। तो डीजी कितना है, डीजी आपका सॉरी हाँ डीजी आपका 450 mm है, माइनस का 2 टाइम आप कोर करोगे तो ये 80 आएगा, समझ में आया ना। माइनस का 2 से ये 2 काट दो, ये 2 से 2 काट दोगे तो 5 ऑफ एच हमें बस यहाँ 8 माइनस कर दो, तो यहाँ से डी एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी आ गई, तो ये 370 में से इतना घटा दोगे, ये आएगा आपका डायरेक्ट 362 mm। ठीक, सब वैल्यू मालूम हो गया। अब यहाँ क्या करते हैं हम रखते, चलो पीछे आ जाए, तो पीछे आ जाओ। वैल्यूम ऑफ एच की वैल्यू क्या है, 1000 डिवाइडेड बाई पी इंटू पाई बाई 4 इंटू डाया ऑफ एच का स्क्वायर इंटू पाई डी एच, सब चीजें मालूम है रखो। तो 1000 डिवाइडेड बाई पी इंटू पाई बाई 4 इंटू डाया ऑफ हेलिक्स कितना माना, 8 mm का स्क्वायर इंटू पाई इंटू डी एच की वैल्यू कितनी आई, 362। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और इसे पी के टर्म ही ऐसे रहने दो, पी हम अभी बाद में वैसे निकालते अभी बताऊंगा। ठीक, चलो सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो, 1000 इंटू में पाई बाई 4 इंटू 8 mm का स्क्वायर, सॉरी देखो 1000 इंटू पाई बाई 4 इंटू 8 mm का स्क्वायर इंटू पाई इंटू 362, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखो काफी लंबी आ रही है, ऐसे लिखेंगे 5716474.69 डिवाइडेड बाई पी, ये आपका हो गया वी एच की वैल्यू। बस इसको ऐसे रहने दो, अभी देखो कहाँ यूज होगा मैं बताऊंगा। तो यहाँ से वैल्यूम ऑफ एच निकल गया, अब वैल्यूम ऑफ सी बचा है, एक टर्म और बचा है, देखो यहाँ पर वैल्यूम ऑफ कोर, ये यहाँ पर। ठीक, तो वैल्यूम ऑफ कोर कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ कोर इंटू 1, तो एरिया ऑफ कोर की वैल्यू हमने पीछे भी निकाल ली। एरिया ऑफ कोर कितना निकाला, 10 75 21 पॉइंट कितना है, 21.0086 mm, 0086 mm का स्क्वायर। ठीक, अब सब चीजें हमने निकाल ली, यहाँ जो जो टर्म चाहिए था वो सब निकाल लिया। अब क्या कर दो, सब वैल्यू लाकर यहाँ पुट दो, इसे इक्वेशन मान लो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक, तो यहाँ लिखोगे नाउ इन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, एफ सी के अपॉन एफ वाई ब्रैकेट में ए जी माइनस ए सी माइनस का 1। ठीक, सही है ना, सॉरी ये 0.36 छूट गया, वही गलत है, 0.36 एफ सी के अपॉन ए जी माइनस ए सी, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू वी एच अपॉन वी सी। ठीक, अब सारे जो वैल्यू है रखते जाओ, तो 0.36 एफ सी के की वैल्यू 25.415, ये इसे ब्रैकेट में कर लो, ए जी माइनस ए सी है, तो ए जी की वैल्यू कितनी आई है, ग्रॉस एरिया, यहाँ देखो ग्रॉस एरिया आपका 1590 43.1281 अपॉन एरिया ऑफ कोर कितना आया है, एरिया ऑफ कोर यही है, यही लिख दो 1075 21.1.0086 ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी माइनस का -1, ठीक, ब्रैकेट में इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ जो वी एच की वैल्यू है यही डायरेक्ट रख दो, 57164 डिवाइड, चलो तो यहाँ पर देखो VC की वैल्यू लिख देंगे 1075 21.0086। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू सॉल्व करो और ये वाली, तो यहाँ से अब P को इधर भेज के हम यहाँ डायरेक्ट पिच की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अब देखो आप सब लोग सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करोगे ये सॉल्व करोगे, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो पिच की वैल्यू निकल के आती है। मैं डायरेक्ट देख के बता दे रहा हूँ कितना आएगा, यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे तो चलो मैं देखता हूँ, तो आपकी पिच की वैल्यू निकल के आएगी 51.61 mm। ठीक, कहां से निकाला, आप इधर का सॉल्व कर लेंगे फिर इधर का सॉल्व करेंगे, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे बराबर ही लेके चलते हैं। ठीक, तो इक्वल टू करेंगे, आपका ये पिच की वैल्यू निकल के आ जाएंगे कितना,
61 mm। ठीक, अब हम जाएंगे नाउ, अब हम जानते हैं नाउ हम क्या, पीछे वाली जो कंडीशन हमने बताया था क्या कि 3/5 या 25 mm, इन दोनों से मतलब ज्यादा या बराबर होना चाहिए पिच की वैल्यू, और कम किससे होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, DC/6, यहाँ DC/6, ये इसको भी ब्रैकेट में कर लो, DC/6 75 mm। अब ये कंडीशन हम पिच की यही चेक करते हैं, दिखा कि नहीं आप लोग को, देखो 3/5 25 mm इज लेस देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू पिच की होना चाहिए, और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, DC/6 से और 75 mm से। ठीक, चलो चेक करते हैं। तो 3 × 5H, अब 5 मतलब डाई ऑफ हेलिक्स कितना माना था, 8 माना था, याद है ना, 8 mm माना था, 25 mm लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पिच की वैल्यू रख दे रहा हूं मैं 51.61 इज लेस देन इक्वल टू DC, मतलब डाया ऑफ कोर कितना निकाला था, 362, 362, हाँ ठीक, तो यहाँ पर कितना निकाला, 362 डिवाइडेड बाई 6 इस 75 mm। अब चेक कर लो, यहाँ से ये वैल्यू आपकी कितनी, 24, से ज्यादा है या बराबर है 51.61 से, और लेस है किससे, इस डिवाइड कर लो 362 डिवाइडेड बाई 6, तो ये वैल्यू आ गई 60.33, 65 mm। अब इससे छोटी होनी चाहिए, हाँ पिच की वैल्यू छोटी है, और इससे बड़ी होनी चाहिए, हाँ बड़ी है, तो मतलब आपका यहाँ जो है कंडीशन सेटिस्फाई है, हेंस कंडीशन आर सेटिस्फाइड, यहाँ आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ठीक, ये आपका हो गया खत्म। अब लास्ट स्टेप आप लोग लिखना चाहें, यहाँ लिख सकते हैं स्टेप नंबर 6 है ना, स्टेप नंबर 6 डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट, डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक, सब लोग डिटेलिंग कर लेना, एक रेनफोर्समेंट बनाना, एक हेलिक्स बार बनाना, ये डाया बनाना, उसके बाद सबका नेमिंग कर देना जो जो निकल के आया। ठीक, सब लोग करना अच्छे से फिगर बना के। ठीक, चलो, तो ये हमारा आपका एक क्वेश्चन हुआ जो हमने सॉल्व किया एकदम इजी वे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो सब लोग कमेंट करेंगे, मैं जो भी डाउट आएगा उसे कमेंट के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक, और यहाँ से आपका डिजाइनिंग का तो ये खत्म होता है। अब हम कल पढ़ेंगे, एक पहले तो एजम्पशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे डिजाइनिंग ऑफ यूनी एक्सियल एंड बाई एक्सियल बेंडिंग का पूरा स्टेप पढ़ेंगे। ठीक, चलो तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, एक शानदार अपने कॉलम चैप्टर को खत्म करेंगे। कल नहीं, अभी 2 से 3 लेक्चर और लगेगा क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।